एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट सिलेबस एचएपी का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, डी फार्म फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है। और आज के इस वीडियो के बाद जब आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे उसके बाद कम से कम आपको ये तो हो जाएगा कि हाँ मेरे सिलेबस में क्या है, भाई मुझे पता है मेरे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, किस टॉपिक के अंदर क्या है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मुझे एग्जाम के लिए पढ़ने हैं और इन टॉपिक्स के अंदर क्या दिया हुआ है और किस तरीके से मुझे ये पढ़ना है। सारी चीजें आज एक ब्लूप्रिंट आपके माइंड में सेट हो जाएगा। सीधा चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैं आपको सारी चीजें समझा देती हूँ। सो ये है हमारा सिलेबस ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, जिसे आज हमें पूरी तरीके से क्या करना है, डिस्कस करना है। और मैं इसमें आज आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले सीधा पहुंच जाते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। तो चैप्टर नंबर 1 में साथ के साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें भी बताती जाऊंगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट आपको अपने मेन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी है। राइट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक दिया है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का क्या स्कोप है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी बॉडी के जो बाहर की स्ट्रक्चर होती है उसके आइडेंटिफिकेशन को बोलते हैं एनाटॉमी। फिजियोलॉजी क्या होती है कि जो लिविंग थिंग है, कोई भी लिविंग थिंग हो सकता है, उसके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, वो किस तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, वो कहलाती है उसकी फिजियोलॉजी। ठीक है, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ये आपकी किस में आ सकती है, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट है आपका सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाता है टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी। टिश्यू ऑफ द ह्यूमन बॉडी, टिश्यू में से एपिथेलियल टिश्यू सबसे पहले मैं बता दूं जो इंपॉर्टेंट टिश्यू है, एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों ही आपको अपने प्रिपेयर करने हैं मेन एग्जाम के लिए। सो एपिथेलियल टिश्यू कौन सा टिश्यू होते हैं? ये मेजर टिश्यू होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेजर पार्ट ये एक कलेक्ट करके रखते हैं बॉडी का, जो कि पूरी तरीके से आपके जो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट होते हैं बॉडी के, इंटरनल और एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स का जो सरफेस होता है वो कवर रहता है किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? ये बॉडी में किसका काम करते हैं? सपोर्टिंग का काम करते हैं। देखिए आपका जो ब्लड है वो क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, तो उससे आप कनेक्ट करके सुनिएगा कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? बॉडी में एक सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं और एक बॉडी को एक स्ट्रक्चर देने में हेल्प करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और बाकी के जो अदर मीन्स जो आपके कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर, ये जो दूसरे टिश्यू होते हैं उन्हें स्ट्रक्चर देने में भी हेल्पफुल होते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूं जैसे कि स्टोर फैट, ये करते हैं किसे? फैट को स्टोर करते हैं। साथ ही साथ ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो अदर पार्ट्स होते हैं उन तक न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाने का काम, रेगुलेशन का काम कौन करता है? कनेक्टिव टिश्यू करता है। ठीक है, तो टिश्यू में से आप एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू आप पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद है ओसियस सिस्टम। अब ओसियस सिस्टम क्या होता है? इसमें देखिए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बोन ऑफ एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अब इसमें यहाँ पे एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इनकी बात कर लेती हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सियल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसमें से 4 चैप्टर में से एक्सियल और अपेंडिकुलर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, तो ये आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। एक्सियल क्या होता है? देखिए एक्सियल के अंदर 80 बोन्स आती हैं, टोटल 80 बोन्स आती हैं किसके अंदर? एक्सियल के अंदर। जिसमें से जो ये 80 बोन है ये कौन से पार्ट की होती हैं? आपके ब्रेन की और स्पाइनल कोड की, ऊपर वाले हिस्से की जो बोन्स होती हैं वो कितनी होती है? 80, और उसे क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। इसके अंदर 126 बोन आती हैं, 126 बोन्स आती हैं, जो कि रिमेनिंग पार्ट बचे आपकी बॉडी के, उनकी सारी बोन्स किसके अंदर आ जाती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आ जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इस चैप्टर में। देखिए जॉइंट्स एक बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जॉइंट्स के डिसऑर्डर क्या होते हैं? डिसऑर्डर देखिए ज्यादातर आपने देखा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये कॉमन डिसीज है ऑस्टियोआर्थराइटिस, और ज्यादातर यही जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है अर्थराइटिस की। और मेनली 100 में से 90% ऐसे ओल्ड पीपल्स हैं, ऐसे ओल्ड मेंबर्स हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम होगी ही होगी, ऑर्थो अर्थराइटिस की। उसके बाद है बात करते हैं हम हेमियोपोएटिक सिस्टम। अब हेमियोपोएटिक सिस्टम क्या होता है? जिसमें कंपोजिशन, पहले होम्योपोएटिक सिस्टम की बात कर लेते हैं। ये ऐसा सिस्टम है जिसमें आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज
के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं होम्योपैथिक सिस्टम। इसमें कई सारे इसके काम होते हैं। अब देखिए, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, प्रोसेस ऑफ होम्योपोइसिस। अब होम्योपोइसिस कैसी प्रोसेस है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करती है। ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है वो इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, जैसे कि बोन मैरो वगैरह हो गया, उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, जहां जहां पे भी जो ब्लड सेल्स होती है उनका फॉर्मेशन होता है, वो सिस्टम पूरा किसके अंदर आ जाता है? होम्योपोइटिक सिस्टम कहलाता है। और वो प्रोसेस जिसमें कि ब्लड सेल्स बनती हैं वो प्रोसेस कहलाती है होम्योपोइसिस प्रोसेस। उसके बाद यहाँ पे फंक्शन क्या है, आरबीसी के क्या है, डब्ल्यूबीसी के क्या है? तो मैं आपको बता दूं, आरबीसी क्या है? रेड ब्लड सेल, जिसे आरबीसी को दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? इरेथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। अब आरबीसी क्या होती हैं? आरबीसी आपकी बॉडी में कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं आरबीसीज। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है? ये इम्यून सेल्स होती हैं। आपका इम्यून सिस्टम पूरा डिपेंड होता है आपकी डब्ल्यूबीसी के ऊपर। प्लेटलेट्स क्या होती हैं? ये मेनली किसके लिए जाना जाती है? आपकी ब्लड क्लोटिंग के लिए। मेजर रोल जो प्लेटलेट्स का होता है किसमें रहता है? ब्लड क्लोटिंग में रहता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मैकेनिज्म क्या है? ठीक है, ब्लड क्लोटिंग किस तरीके से होती है? तो ब्लड क्लोटिंग का जो मैकेनिज्म है वो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो तो, क्योंकि एकदम से यहाँ पे 20 या 30 मिनट के लेक्चर में मैं आपको नहीं पढ़ा सकती कि मैकेनिज्म क्या है ब्लड क्लोटिंग का। सिर्फ बता सकती हूँ कि ब्लड क्लोटिंग क्या होती है। अगर आप ये कंप्लीट लेक्चर देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे, जहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको हर एक टॉपिक के। स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसका एक अलग लेक्चर होगा, फिर उसे रिविजन लेक्चर होगा, फिर लाइव क्लास में समझाया जाएगा। इस तरीके से जब तक आपका एक टॉपिक क्लियर नहीं हो जाएगा, आपको हमारी एप्लीकेशन पे रिवीजन करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए कंप्लीटली प्रिपेयर भी किया जाएगा। तो देखिए, ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? इसमें जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसे रोकने का काम जो होता है उसे बोलते हैं हम ब्लड क्लोटिंग। ठीक है, जैसे कि जो इंजर्ड ब्लड वेसल्स हो जाती हैं, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, इसमें मेन काम किसका होता है? प्लेटलेट का होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप्स क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है? अब ब्लड ग्रुप किस तरीके से आइडेंटिफाई किए जाते हैं? ये किसकी प्रेजेंस में पता चलता है? ये जो ब्लड ग्रुप हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं कि आपके ब्लड में कितना एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, एंटीजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उनके बेसिस पे ब्लड ग्रुप फाइंड आउट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ए बी होता है, किसी का ओ होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ए पॉजिटिव, इस तरीके से ब्लड ग्रुप होते हैं। ये एंटीजन और एंटीबॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस से पता चलते हैं। ठीक है, इसका भी कंप्लीट मैकेनिज्म अगर आपको देखना है किस तरीके से होता है, क्या है, कहाँ से पता करते हैं, प्रोसीजर क्या है, वो भी सब आपको उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे लेक्चर्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फेथेटिक सिस्टम। लिम्फेथेटिक सिस्टम। अब लिम्फेथेटिक सिस्टम देखें, आप जितने भी हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं, सभी ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब लिम्फेथेटिक सिस्टम क्या होता है जी? लिम्फेथेटिक सिस्टम वो सिस्टम है जो कि बॉडी के पूरे कचरे को क्या करता है? साफ करता है। ये मान सकते हैं कि बॉडी का क्या है, एक तरीके से डस्टबिन है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोल नहीं देना किसी के सामने की डस्टबिन है, बस समझने के लिए मैं बता देती हूँ इसके जो पार्ट्स है उनका क्या काम है। जैसे कि लिम्फ है। अब लिम्फ क्या होते हैं? ये एक तरीके का फ्लूइड है। ठीक है, जैसे आपकी बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकलता है सेल और टिश्यू से, जो खराब फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड, खराब फ्लूइड जिसका कोई काम नहीं है, उसे लिम्फ क्या कर लेता है? पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद इसे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है उनसे बाहर कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है लिम्फ का। वो आप उसके कॉम्पोजिशन, फंक्शन, फॉर्मेशन, ये सब आप क्या कर लीजिएगा, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप पे जाके पढ़ लीजिए, वहाँ पे कंप्लीट लेक्चर्स इनके दिए हुए हैं। और लाइव क्लास, अभी स्पेशल लाइव क्लास आपको चलवाई जा रही है जिसमें एग्जाम की आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अगर आपने वो लाइव क्लास ज्वाइन कर ली तो आप आराम से 75% गेन कर पाएंगे। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया, अगर आप 2 से 3 बार पढ़ लेंगे, लाइव क्लास अटेंड करने, तब भी आप 75% अबाव गेन कर लेंगे। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे 1 महीना भी, तो फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन। जी, स्प्लीन का क्या फंक्शन होता है? स्प्लीन क्या होता है? स्प्लीन को बोल सकते हैं ये एक सुसाइडल बैग है।
सुसाइडल बैग बोल सकते हैं आप इसे। जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं जब उनकी डेथ हो जाती है या फिर वो ओल्ड हो जाते हैं, मेनली ये जो होता है ये आरबीसी के लिए होता है। आरबीसी का डेड हाउस है ये। जितनी आरबीसी मरेंगी, जितनी बुढ़ी हो जाएंगी, ओल्ड हो जाएंगी, उन सबको स्प्लीन खींच लाता है अपनी तरफ कि अब यहाँ हो जाओ, तुम डस्टबिन में आ जाओ। ठीक है, तो ये काम होता है स्प्लीन का। अब जो आपके लिम्फ नोड है जी, अब इनका काम क्या है, देखो जितने भी सेल और टिश्यू का भाई जो गंदगी थी वो साफ कर दिया आपके लिम्फ ने। अब आ जाते हैं स्प्लीन। जितनी भी आपकी ब्लड सेल्स थी, मेनली आरबीसी का काम करती है, ये आरबीसी को पकड़ के और खत्म कर देती है। अब आ जाते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड क्या करते हैं, जो आपकी इम्यून सेल्स हैं, मेनली डब्ल्यूबीसी, उन पे काम करते हैं आपके लिम्फ नोड। अब आ जाते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या होता है, आपका हार्ट होता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब जो आपके हार्ट से रिलेटेड हो वो सिस्टम। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट आ गए इसमें। एनाटॉमी मतलब, एनाटॉमी क्या बताया था मैंने आपको, बाहर की संरचना जो होगी वो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो होगी जो उसके अंदर के फंक्शन होंगे वो फिजियोलॉजी। तो हार्ट की हमें बतानी है। उसके बाद ब्लड वेसल एंड सर्कुलेशन, पल्मोनरी, कोरोनरी एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब ये जो आपके सर्कुलेशन है सारे, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा एग्जाम में, टिक कर लीजिएगा। ठीक है, अब ईसीजी क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये सर्कुलेशन सिस्टम तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका लंग्स से रिलेटेड रहता है। लंग्स और हार्ट से ऐसे जाता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड होके आता है। पूरा एक बड़ा सिस्टम है, वो आप जाके पढ़ लीजिएगा, लेक्चर्स में पूरी तरीके से समझाया गया है। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसमें आपकी रिकॉर्डिंग होती है हार्ट बीट की, किसकी, हार्ट की, मतलब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखी जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो मेजर की जाती है। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स जानते हैं, वेन्स हो गई, आर्टरीज हो गई, एक में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक में ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये तो ब्लड वेसल्स कॉमन चीज है, पता ही होगा आपको। उसके बाद ब्लड प्रेशर क्या होता है एंड इट्स रेगुलेशन। ब्लड प्रेशर, बीपी किसी का लो हो जाता है, किसी का हाई हो जाता है, कि नॉर्मल कब रहना चाहिए, उसके रेगुलेशन क्या है, काम कैसे करता है, सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भैया इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं उनकी एनाटॉमी क्या है, पहले तो मैं आपको बता दूं, और उसके फंक्शंस क्या हैं। एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से हैं जी, नोज, सबसे पहले देखो नोज, फिर आ जाता है आपका माउथ, थ्रोट, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स। ट्रैकिया को और क्या बोल सकते हैं, विंड पाइप। ट्रैकिया जो होती है आपकी उसे क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। और ब्रोंकाई को क्या, एयरवेज भी बोलते हैं। तो आपको पता चला नोज, माउथ, थ्रोट। थ्रोट को क्या बोलते हैं, फेरिंग्स भी बोलते हैं। नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स, ये होते हैं आपके क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होता है रेस्पिरेशन का, किस तरीके से गैस आप बाहर से अंदर लेते हैं, अंदर से बाहर छोड़ते हैं, वो सारी चीजें। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी क्या होती है वो आपको बतानी। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन बन सकता है, इसके चांसेस जो हैं वो है 80%। ठीक है जी, यहां से क्वेश्चन देख लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ जीआईटी। जीआईटी का मतलब क्या होता है जी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताई चुकी हूं मैं आपको। अब जीआईटी ट्रैक क्या होता है, कितने पार्ट्स इसमें आते हैं, जीआईटी ट्रैक किस किस को कवर करता है। तो जीआईटी ट्रैक आपका माउथ से शुरू हो जाता है जी, माउथ, फिर उसके बाद फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। क्लियर हुआ। जीआईटी में माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये आते हैं आपके किसमें जी, जीआईटी में। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है, किस तरीके से डाइजेशन होता है। एसेसरी ग्लैंड क्या होती हैं। एसेसरी ग्लैंड आपके जो बोल सकते हैं जीआईटी का ही एक पार्ट होता है। एसेसरी जो ग्लैंड्स होती हैं वो जीआईटी का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद है यहाँ पे स्केलेटन मसल्स। अब स्केलेटन मसल्स क्या होती हैं, फर्स्ट है यहाँ पे हिस्टियोलॉजी। हिस्टियोलॉजी का मतलब यहाँ पे क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी जो होती है किसकी,
बायोलॉजिकल टिश्यूज की माइक्रोस्कोपियल स्टडी को बोलते हैं हिस्टियोलॉजी। उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? जब आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं वो कंडीशन कहलाती है मसल कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम से भी 80% है कि आ सकता है। उसके बाद है नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम में अगर मैं बात करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो भाई नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, मेनली ANS और दूसरा PNS। ANS मतलब CNS और PNS, CNS और PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम की अगर मैं बात करूं CNS और दूसरा PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिबेरम, सेरिबेलम, मिड ब्रेन। अब मैं आपको बता देती हूँ जी सेरिबेरम क्या होता है। सेरिबेरम ब्रेन का जो लार्जेस्ट पार्ट होता है वो कहलाता है आपका सेरिबेरम। और मोस्टली ये कौन कौन से इसके फंक्शंस होते हैं सेरिबेरम के? कंट्रोल स्पीच, आपके बोलने, जो आप बोलते हैं उसे कंट्रोल करता है आपका सेरिबेरम। जो थॉट्स आप सोचते हैं उन्हें, इमोशंस को, जो आपके इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उन सबको भी सेरिबेरम कंट्रोल करता है। रीडिंग, आप जो पढ़ रहे हैं उसे भी सेरिबेरम कंट्रोल करता है। राइटिंग, लर्निंग, इन सारी जो फंक्शंस है ये, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेरम। बात कर लेते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम क्या होता है? ये आपके ब्रेन के बैक पार्ट में प्रेजेंट होता है, पीछे के हिस्से में प्रेजेंट होता है। और ये आपकी बॉडी, ब्रेन के जो 50% न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें कंटेन करके रखता है। कौन? सेरिबेलम। मिड ब्रेन की बात कर लेते हैं जी। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन आपका टॉप मोस्ट पार्ट होता है। किसका? ब्रेन का टॉप मोस्ट पार्ट होता है। और ये आपके जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करके रखता है? अटैच करके रखता है। सेंट्रल पार्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का। उसके बाद बात कर लेते हैं जी, नेक्स्ट आपका क्या दिया है यहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड जो इंपॉर्टेंट है। मेड्यूला ओब्लंगाटा क्या होता है? क्या पता है मेड्यूला ओब्लंगाटा क्या होता है? जो आपके ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को जो पोजीशन जोड़ती है नेक में, आपने देखा होगा, वो पोजीशन कहलाती है मेड्यूला ओब्लंगाटा। अब है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज अ इम्पोर्टेंट टर्म, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपसे पूछ सकता है या फिर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछ सकता है ब्रेन के पार्ट्स की। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड, स्ट्रक्चर एंड रिफ्लेक्सेस। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड लॉन्ग होती है, ठीक है, लंबी, जो आपकी पीठ में, बैक में प्रेजेंट होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। और ये आपकी किसे मीन्स जो लोअर बैक का जो पोजीशन है उसे और ब्रेन को कनेक्ट करने का एक क्या है, बोल सकते हैं ये आपका ब्रेन हो गया, ये आपके नीचे की बॉडी होगी। इन दोनों को कनेक्ट करने का जो एक बोल सकते हैं सपोर्ट का काम करती है, वो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड। वैसे भी बहुत सारे काम है स्पाइनल कॉर्ड के, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट हो गया जी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये आपका किसके अंदर आते हैं? इसके अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जी वो नर्वस सिस्टम होता है, देखे आपने देखा होगा, ये सिंपैथेटिक जो आपकी बॉडी के अंदर ये कंडीशन होती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई डॉग है, ठीक है, एकदम से कोई भयानक कुत्ता आपके सामने आ जाता है और आप उसे देख के क्या कर लेते हैं? कुछ समझ नहीं आता और एकदम ये कि या तो मार दो या फिर मर जाओ, और मारने की कोशिश कोई नहीं करता, सबसे पहले सब भागने की कोशिश करते हैं। तो आप एकदम से भगे, तो आपकी बॉडी जिस कंडीशन में उस टाइम है, तो वो कौन सी कंडीशन है? मतलब एकदम होपलेस होने वाली कंडीशन है। ठीक है, फाइट या फिर फ्लाइट ड्यूरिंग डेंजर, खतरे के समय आपने भागे, बस कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ आपको भागना है, तो वो कंडीशन वो आपकी बॉडी के अंदर कौन जनरेट करता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक। इसमें क्या होता है कि बॉडी फिर से दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में आ जाए और काल मतलब बिल्कुल ही शांत हो जाए, एकदम से बिल्कुल शांत हो जाए, वो कंडीशन कहलाती है आपकी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब बात कर लेते हैं जी सेंस ऑर्गन्स की। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, तो मतलब इस जो ये यूनिट है यहाँ से आपको बता दूं मैं, जो आपका 11th चैप्टर है जी, 11th चैप्टर से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लॉन्ग में भी होगा, शॉर्ट में भी होगा, वेरी शॉर्ट में भी होगा। उसके बाद सेंस ऑर्गन की बात करूं मैं, तो इस सेंस ऑर्गन में से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके आई इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपकी स्किन इम्पोर्टेंट है,
ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है, तो आप ये दोनों ही प्रिपेयर कर लीजिएगा। वैसे ईयर भी इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिएगा थोड़ा अगर प्रिपेयर हो पाए। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम क्या होता है? यूरिनरी सिस्टम में भी देखिए यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। अब यूरिनरी सिस्टम जो पार्ट्स होते हैं यूरिनरी सिस्टम के, वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें आपकी सबसे पहले आ जाती है भाई किडनी, किडनी से शुरू होता है, फिर यूट्रस, फिर ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा, ये पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आपका क्या होता है? किडनी, फिर आपका होता है यूरेटस, फिर आपका ब्लैडर और फिर आपका यूरेथ्रा। फिर उसके बाद फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन का फॉर्मेशन की फिजियोलॉजी क्या है वो आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। उसके बाद रेनिन क्या होता है जी? रेनिन एक एंजाइम है जो आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है। ये एंजाइम जो आपकी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे नीचे अगर हम बात करें 14 चैप्टर में एंडोक्राइन सिस्टम। अब एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? इसमें एक दिया है सबसे पहले पिट्यूरिटी ग्लैंड, जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है मैं बता दूं आपको, पिट्यूरिटी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैनक्रियास, अगर आएगा आपका क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम तो सारी ग्लैंड उठा के लिख दीजिएगा, एंडोक्राइन सिस्टम इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें सिंपल पूछता है किसी शॉर्ट क्वेश्चन में, आना है भाई, क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, कोई से भी पार्ट में पूछे, वेरी शॉर्ट में पूछे, शॉर्ट में पूछे, लॉन्ग में पूछे, क्वेश्चन आएगा। पिट्यूरिटी ग्लैंड क्या होती है? ये मास्टर ग्लैंड है जो बाकी की सारी ग्लैंड को क्या करती है? रेगुलेट करती है। एड्रेनल ग्लैंड क्या है जी? ये किडनी के ऊपर लोकेट होती है, मतलब किडनी के ऊपर होती है ये प्रेजेंट, और ये आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है? जो आपके कहाँ प्रेजेंट होती है? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड जो होती है। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है जी? ये आपका होमवर्क है, बहुत इजी है, पता होना चाहिए आप लोगों को। जिन्हें नहीं पता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। पैनक्रियास एंड गोनेड ग्लैंड क्या होती है? पैनक्रियास वो ग्लैंड होती हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, मतलब आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है। और कौन कौन से हार्मोन रिलीज करती है? इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन। अब आ जाते हैं गोनेड्स। इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन, तीन हार्मोन पैनक्रियाज इंक्रीज करती हैं, इनके काम भी होते हैं इंपॉर्टेंट, अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं। क्या है पूरा भी बताने लगूं तो ये 1-1.5 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, तो देखना चाहते हो तो कंप्लीट हमारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं उदित फार्मेसी क्लासेज ऐप पे। गोनेट्स क्या होती हैं? ये ग्लैंड क्या होती हैं? ये भाई कहाँ, जो आपकी गोनेड ग्लैंड होती हैं ये सेक्स ग्लैंड बोल सकते हैं गोनेड ग्लैंड को। और इससे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? LH और FSH, ठीक है। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर हुआ जी? अब आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जी। तो एनाटॉमी ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस प्रोसेस क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन, जो आपका फर्टिलाइजिंग स्पर्म होता है उसके प्रोडक्शन को बोलते हैं, उस प्रोडक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फीमेल गैमेट, फीमेल्स के जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है उसे बोलते हैं ओजेनेसिस प्रोसेस। अब प्रेगनेंसी और पार्ट्यूरेशन, प्रेगनेंसी और पार्ट्यूरेशन क्या होता है? पार्ट्यूरेशन का मतलब जो कंडीशन जैसे कि डिलीवरी, सारे टॉपिक देखना चाहते हैं, अभी भी टाइम है, एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप जाके इंस्टॉल करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी दी गई है। अगर कोई जानकारी भी लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट डिटेल पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपके क्वेश्चंस का या जो भी क्वेरी होगी वो वहां पे बताई जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।